आप शराबबंदी के लिए कमेटी खेलते रहे, कोई हम अपराध रोकेंगे, आपको रोक के दिखाएंगे, हम अपराध को रोकेंगे, निश्चित रूप से रोकेंगे। रविंद्र जी, कानून व्यवस्था को लेकर सीधा सवाल है मेरा, कानून व्यवस्था को लेकर सीधा सवाल है आपसे, इसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा। कानून व्यवस्था को लेकर सीधा सवाल है, रायपुर में, कवर्धा में, रायपुर में तो तमाम आला मंत्रियों के बंगले हैं, उसके अलावा कवर्धा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का क्षेत्र है। बिल्कुल। लगातार कितनी हत्याएं हुई हैं ये आंकड़े में बताऊं या आपको? हाँ, नहीं बिल्कुल ज्ञात है, आप मुझे बता भी सकते हैं और मैं सबका जवाब दूंगा निश्चित रूप से। बिल्कुल ज्ञात है, 17 हत्याएं हुई हैं। बिल्कुल। रायपुर में विजय शर्मा जी ने जिस जगह खड़े होकर कहा कि अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, 2 घंटे बाद वहां पे हाफ मर्डर हुआ। ठीक है, चाकूबाजों पर कोई लगाम किसी भी प्रकार का नहीं लगाया जा पा रहा है। हर तकरीबन 40% जो कम उम्र के बच्चे हैं 18 से 19 साल, वो या तो नशे, 40% तो नहीं कहूंगा, ज्यादा हो गया, लेकिन जितना मैं देखता हूँ 30% तो ऐसे होंगे ही जो चाकू लेकर घूम रहे हैं, नाइट्रोटेन के नशे का शिकार हैं। 3 महीने में आपने इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया। इसी से जुड़ा सवाल आपसे है, 5 साल आप सत्ता में रहे, 5 साल अपराध का गढ़ बनते गया छत्तीसगढ़, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। अब यदि आप कोई सफाई देंगे तो उससे पहले ही बता देना चाहता हूं आपको कि आपके एजाज ढेबर के भतीजे अनवर ढेबर, या कुछ तो नाम है उनको भतीजे का, हाँ, वो पब में और होटलों में सरेआम गुंडागर्दी करते पकड़ाए, मारपीट करते पकड़ाए हैं, चाकूबाजी करते पकड़ाए हैं। फिर आपके पास आऊंगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष, उन्होंने बीते दिनों बिलासा ब्लड बैंक में घुस के न सिर्फ वहां के कर्मचारी से मारपीट की बल्कि शीशों वगैरह को भी तोड़ा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था को लेकर जनता की ओर से मेरा आप दोनों से सीधा सवाल है कि 5 साल आप रहे, उसके पहले 15 साल वर्तमान में, पहले जी आप, मैं जवाब कानून व्यवस्था को मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। आपको ध्यान है रायपुर में गुड़ियारी में एक लड़की के बाल को पकड़ के गंडासे मारते 1.5 घंटा घुमाता रहा, देखे हमने? क्या आपने देखा वैसा भी 3 महीने में? आप मुझे बताइए, आपने देखा ना? अरे मैं जवाब दे रहा हूँ भैया, पहले जवाब सुन लीजिए मेरा। मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, 3 महीने की सरकार है हमारी। कहीं पर भी जो वहाँ साधराम यादव की हत्या हुई ना, मुसलमानों ने जिस तरह से काटा, मुझे इस नाम को नहीं लेना चाहिए था, किस तरह से गला रहता है, तुरंत हमने पकड़ा है, तुरंत हमने कार्रवाई की है जहां पर भी। और आज पूरे बता दीजिए राजनांदगांव में खुलेआम नाइट्रो बिकता था, सट्टा जुआ चलता था, आज कितना अंकुश लगा हुआ है। सारे एसपीओ को निर्देश है कि तुरंत बंद हो गए सारे। दूसरी बात मैं एक इसमें आप तो सहमत होंगे भी नहीं, वैसे भी मैं आपको मानता भी नहीं। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, परसों प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या बोल के गए? छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे। 39 नक्सलियों को हमने मारा, उसके पहले 13 को मारा। मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था भी बहुत शानदार होगा, नक्सल भी मान छोड़ के जाएंगे, छत्तीसगढ़ शांति का टापू बनेगा। इन लोगों ने जो अपराध का गढ़ बनाया था उसको तोड़ के रहेंगे और कानून व्यवस्था पे विजय शर्मा जो काम करने जा रहे हैं, एक नजीर बनने जा रहा है। कुछ दिन का इंतजार करिए, जितना भी आपराधिक जो गतिविधियां हो रही है, व्यसन हो रहा है, सब बंद कर देंगे। मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूं, वायदा करके रहेंगे हम। संजय जी देखिए, इनका या तो बीजेपी या तो भूतकाल में चले जाती है या भविष्य काल में, वर्तमान में रहती नहीं बीजेपी। वर्तमान में जो अपराध घटित हो रहे हैं, अंकुश लगाना चाहिए। प्रश्न उसी पर था जी, प्रश्न उसी पर था। हाँ। कांग्रेस के समय में भी हुआ, कांग्रेस ने अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश की लगा देंगे। और आप इनका सिर्फ ये आश्वासन देंगे हम ऐसा कर देंगे। 3 महीना तो सरकार में हुआ है, हमको 3 महीना हुआ है सरकार में आए, उसमें उसके पहले की सरकारों का। फिर आप भूतकाल में जा रहे हो, हमको भूतकाल गिनाते हो, खुद भूतकाल में जाते हो। मैं गिनाऊंगा ना तो आप कहीं पर बैठने लायक नहीं रहेंगे। आपके यहाँ क्या होता था इसी राजनांदगांव में, नाम लेके गिनाऊंगा तो आप पस्त हो जाएंगे। तो छोड़िए उसको, अभी जो है हम वही कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। देने का समय आपका है, बिल्कुल देंगे जवाब, अब पूरी दृढ़ता से देंगे। अरे आप कहीं
नहीं रहोगे भी नहीं। 1,65,000 से हार रहे हो आप। 400 पार हमारी सरकार आ रही है, 40 में रुकोगे। बहुत 75 पार करते थे, 35 पार में इसीलिए आके रुके। अब सुनो, ये इनसे पूछ लीजिए ईवीएम में सेटिंग इनके घोषणा पत्र में लिखा है। नहीं, पहले जवाब दीजिए। इनके घोषणा पत्र में लिखा है ईवीएम पे भरोसा करते हैं। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं ईवीएम पे भरोसा नहीं है। इनके घोषणा पत्र में या तो उसको नहीं मानते अपने घोषणा पत्र को, या इनका वो नहीं है। आप एकदम बताइए। हमने हमारा प्रेडिक्शन है, हम काम कर रहे हैं। आपने नहीं कहा 75 पार का, आपने नहीं कहा 75 पार का। आप ब्रह्म थे उस समय, आप ब्रह्म थे जब 75 पार, जब फेल हो गए तो ब्रह्म नहीं रहे। अब हम ला के भी दिखाएंगे आपको। आप 75 पार रुक गए। चलिए ईवीएम की बात करिए। आपके घोषणा पत्र में ईवीएम पे भरोसा करते हैं। आप यहाँ पर बैठ के आप ईवीएम यहाँ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या आप तर्क रखने आए हैं? पार्टी का तर्क रख रहे हैं कि आप अपने व्यक्तिगत बोल रहे हैं? अरे आप अपने घोषणा पत्र को नकार रहे हो। शर्म करिए, आप अपने घोषणा पत्र को नकार रहे हो। जी रविंद्र जी, मुद्दे मैंने पूछा कुछ और था, कानून व्यवस्था। देखिए बात आ गई ईवीएम पे। ईवीएम को लेकर जो है आपके जो भूपेश बघेल जी उन्होंने एक फार्मूला भी इजाद किया था। 387 जो है उनका अगर मत लोग जो है उम्मीदवार जो है अगर सामने आ जाते हैं, वो फार्मूला तो फेल हो गया। क्या वजह होती है? कांग्रेस को हमेशा ईवीएम से शिकायत होती है, जब जीत जाते हैं तब तो नहीं। ईवीएम देखिए, लोकसभा ये ईवीएम का बड़ा, अब इसको ये सब बड़े मास्टर लोग सेट करते हैं। लोग देखिए, कर्नाटक आपको जिताना है, आपको जिताएंगे, आपको छत्तीसगढ़ हराना है, हराएंगे। पर लोकसभा में ये 400 सीट क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनको मालूम है 400 सीट पाएंगे, 390 सीट पाएंगे, इसलिए ईवीएम के भरोसे बोल रहे हैं। और अगर निष्पक्ष चुनाव होगा, कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव? आप बताइए। आप इनके ईवीएम आप बताइए ना कि निष्पक्ष चुनाव है कि नहीं है। ईवीएम जहां मशीन बताइए, उसके 3 डायरेक्टर बीजेपी से गए हुए लोग। तो मतलब आप कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने, अब इनको इतना भी नहीं है डिबेट में बैठे तो मुझे शर्म आती। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले ईवीएम पे जब याचिका लगी उसमें साफ कहा। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए कहाँ गलत बात बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? बैलेट का जमाने को हमने देखा है। आप इस पे पहले जो होता है, उन्होंने ईसीआई को बुला के बोला प्रक्रिया बताओ, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, जवाब नहीं दे पाए। भैया ये ऐसा डिबेट नहीं कर सकता मैं, जो कुछ भी बोले, जो तर्कों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करे, ऐसे लोग के साथ में डिबेट नहीं कर सकता। चलिए डिबेट करें, बिल्कुल है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको तथ्यों के साथ दूंगा। गलत बात बोलते हैं। मुद्दों पर आते हैं, स्थानीय मुद्दों पर आते हैं। पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर मैं आपसे सवाल, पहले मैं आपसे सवाल करता हूं। भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। पहला सवाल यह है, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है, कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जैसा कि आपके बागी सुरेंद्र दाऊ जी ने कहा कि पंचायत चुनाव में भी ले आना आएंगे या हमको, तो स्थानीय लोगों को दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? ये है मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है मेरा कि यदि आप कह रहे हैं बार बार कि भूपेश बघेल जी जीतेंगे, तो क्यों जीतेंगे? भूपेश बघेल इसलिए जीतेंगे, भूपेश बघेल ने काम किया पिछले 5 साल, और वो मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की समृद्धि के लिए काम किया। आप वो पर्टिकुलर अगर गिनोगे कि सुकुल दयान में काम नहीं किया, मुसरा में काम नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता। प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश के लिए काम किया। बहुत सारी योजनाएं आई उनकी, सब लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, और उसी के कारण हमें दावे से कहते हैं कि भूपेश बघेल जी 1 लाख वोटों से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये तो दूसरे सवाल का जवाब हुआ। पहला सवाल जो बाहरी प्रत्याशी, देखिए ये सब पार्टी तय करती है। पार्टी में क्या करते हैं, जैसा तय होता है वैसा होता है, हाईकमान जाने। स्थानीय स्तर पर सिर्फ विरोध करना रह जाता है। राजनांदगांव में अफसोस की बात है, एक भी योग्य प्रत्याशी नहीं मिलता। कांग्रेस ये दरी उठाने का काम करेंगे ना, तो विधानसभा में, और बुरा तो मेरे को ये लगा, और वहारे राजनांदगांव के कांग्रेसी इतनी भी इनको शर्म नहीं। मैं अजय जवाब दे रहा हूँ। नहीं सुन तो छोड़ो ना, छोड़ो तो। लोकसभा के हैं वो, सहसपुर लोहारा के, सहसपुर लोहारा। राजनांदगांव से क्यों लड़ेंगे? लोकसभा क्षेत्र के हैं रविंद्र जी, वो कोई बाहर से नहीं है। राजनांदगांव लोकसभा से बाहरी शब्द को लेकर एक सीधा सा सवाल है, बाहरी शब्द को लेकर भाजपा जो बार बार बाहरी का आरोप लगाती है, पिछले लगातार कई पंचवर्षीय से राजनांदगांव की विधानसभा पर जो काबिज है,
डॉक्टर रमन सिंह जी, क्या उन्हें राजनांदगांव की जनता बाहर ही नहीं मानती? सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर रमन सिंह इस लोकसभा क्षेत्र के निवासी रहे हैं, वो सांसद रहे भाई, केंद्रीय मंत्री रहे राजनांदगांव से, क्यों बाहरी हो गए आप मुझे बताइए? इसी लोकसभा क्यों है? ऐसा तो नहीं इस लोकसभा के बाहर के रहे। अभी मैं इनका एक चीज और बोल रहा था, जो बोल रहे थे ना, आपको बड़ा, मैं तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से देखता हूँ भाई, मतलब पूरे बोर्ड को देखा, होर्डिंग को देखा, वारे भूपेश बघेल और वारे राजनांदगांव कांग्रेसी शर्म हया को बेच खाए, एक फोटो नहीं है लगा है जी फ्लैक्स में राजनांदगांव कांग्रेसियों का। जिस संगठन के दम पे चुनाव लड़ने आए वहां के राजनांदगांव कांग्रेसियों की इतनी दुर्गति कर दी है कि अपने पोस्टर में तक फ्लैक्स में वो नहीं लगा उनका फोटो, और उसके बावजूद काम करने का भरोसा करते हैं। इनको भरोसा तो प्रत्याशी पे भी नहीं था, अपने कार्यकर्ताओं पे भी भरोसा नहीं है कि फ्लैक्स में एक फोटो लग जाए, और फिर भी बोला ना बेशर्मी की हद है। और सुरेंद्र दाऊ जैसा आदमी फोटो की राजनीति क्या, आप अपने होर्डिंग में अपने कार्य हम करते हैं, हम दिलेरी से करते हैं। मोदी जी हमारे नेता है, सर्वमान्य नेता है, पंचायत में भी फोटो लगेगा, नगर पालिका में भी लगेगा। आप तो अपने उसमें, आपको दिक्कत क्या है? हम तो बोल रहे हैं आप जिस कांग्रेसियों के दम पे लड़ने आए उनको इतनी दुर्गति, उसके बाद बेशर्मी से उनका तलवे चाटना, ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती, हमारी नहीं है। अरे हम तो शानदार जीतेंगे, वो आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से हम जीत रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर ये है दरी उठाएगी, केवल झंडा उठाएगी, यहाँ ना इनको कांग्रेस में विधानसभा का प्रत्याशी मिलेगा, न लोकसभा में मिलेगा, न इज्जत मिलेगी, न मान मिलेगा, न सम्मान मिलेगा। ये राजनांदगांव के कांग्रेस की दुर्गति है। उसके बावजूद क्या कहते हैं, अफसोस की बात होता है कि भूपेश बघेल चुनाव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे चुनाव? इसलिए यहाँ के कांग्रेसी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी डोंगरगढ़ का हमने वीडियो देखा, क्या बोला बदतमीजी से उन्होंने कि मैं आया हूँ, विधायक उनका विधायक इनके डोंगरगढ़ का विधायक उनके साथ में चल रहा था। इधर से बड़ा सवाल संजय जी, क्या इधर से बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के आए हुए लोग आपके ऊपर बैठ के हुकूमत कर रहे हैं। कभी भी हमारे ऊपर नहीं बैठ सकते। इनको ये चिंतन करनी चाहिए कि कांग्रेस के लोग भाजपा में क्यों जा रहे हैं। अरे इतने कमजोर हो गए तुम कि तुम्हारे लोग छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। कम से कम ये करो, चिंतन करो। आज कांग्रेसियों को अभी बड़ी बड़ी तर्क दे रहे हैं, कल कुछ होगा तो यही कांग्रेस छोड़ के कहां जाएंगे, भरोसा नहीं। कौन कांग्रेसियों का भरोसा है भैया? गौरव वल्लभ कल बोला, परसों छोड़ दिया। इनका प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बोला छोड़ दिया। अभी ये बात कर रहे हैं कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं कि कल कांग्रेस ना छोड़े। मैं हकीकत बोल रहा हूँ ना, जो सत्य है वो बोल रहा हूँ। भगदड़ मची हुई है कांग्रेसियों में।